हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पर ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, चलिए। तो हम जो है अब जो हमने स्टार्ट किया था भारत में यूरोपियों का आगमन, जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है कि हमने किस प्रकार से इसको शुरुआत की थी। फिलहाल हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार से स्थलीय मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया था व्यापार करने के लिए, क्योंकि इटली का एक छत्र राज और एक तरफ अरब ने किस प्रकार से आक्रमण करके मिस्र के साथ उसके ऊपर आक्रमण करके जीत लिया था। तो स्थलीय मार्ग अवरुद्ध होने के बाद किस प्रकार यूरोपीय लोगों ने जो है वो भारत की ओर या पूर्वी देशों की ओर व्यापार करने के लिए ललायित हुए और उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। क्रमशः हमने देखा था मार्को ने किस प्रकार से बताया सभी चीज़ों को। उसके बाद वास्को डी गामा फिर केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर आते हैं और वहाँ जमोरिन से मिलते हैं, वहाँ से उनकी शुरुआत होती है। फिर क्रमशः हम आगे बढ़ते हुए आते हैं, देख रहे थे कि वायसराय कौन पहला गवर्नर कौन नियुक्त होता है यूरोप की तरफ से, जो भारत पर अपनी शासन व्यवस्था करता है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे आज और देखेंगे कि यूरोपियों ने किस प्रकार से भारत में अपने व्यापार को विस्तार दिया। जो अन्य गवर्नर आए उन्होंने किस प्रकार से नई नई नीतियां अपनाई ताकि उनके व्यापार का विस्तार हो सके और उनके साम्राज्य को भी बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। पहले जो गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और दूसरे गवर्नर जो थे वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो पुर्तगालियों की तरफ से नियुक्त किए गए थे फ्रांसिस्को के बाद। ठीक, तो फ्रांसिस्को जो है उन्होंने ब्लू वाटर नीति अपनाई थी ताकि वो अपना समुद्र में अपने शक्ति को बढ़ा सकें। उसी प्रकार से इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए कई नीतियां अपनाई थी जिससे ये साम्राज्य विस्तार कर सके। ठीक, तो दूसरे अगेन ये इंपॉर्टेंट हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो दूसरे गवर्नर जनरल थे। ठीक, तो इन्होंने स्टार्टिंग के तौर पर मैंने कल भी इसको बताया था, क्योंकि कंटिन्यू करना है, रिवीजन हो जाए, इसलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो जब ये नियुक्त हो गए गवर्नर तो इन्होंने क्या किया, 1510 में बीजापुर से गोवा को हासिल किया। ठीक, 1510 ईस्वी में इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, बीजापुर से जो है वो गोवा को जीत लिया, उससे अलग कर लिया। कोई बता सकता है कि किसके द्वारा जीता गया था, यहाँ के शासक कौन थे? ठीक, जिसको भी आता हो वो कमेंट में रिप्लाई करेगा कि हाँ बीजापुर जो है वो किसके द्वारा जीता गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अल्फांसो द्वारा की जाती है और कई प्रश्नों में पूछा भी जाता है, मीन्स जैसे ब्लू वाटर नीति किसने बताई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति, ध्यान दीजिएगा, एक छुपा हुआ एजेंडा जो मैंने कल पढ़ाने के दौरान बताया था कि जो वहां से व्यापार करने आए, हम तो हमेशा सोचते हैं कि व्यापार करने आए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं छुपा हुआ एजेंडा ये था कि वो व्यापार के साथ साथ अपने धर्म के प्रचार प्रसार की नीति को भी लेकर वो भारत यहाँ पर आए थे। और उसी का एक भाग ये जो है हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति, मतलब जितने भी ईसाई जो मतलब पुर्तगाली जो थे ईसाई धर्म के, जो भारत में व्यापार कर रहे थे या यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से स्थित थे, उनको ये बताया कि अल्फांसो ने कि आप जो है भारत में जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं, ठीक, क्यों ना उनसे विवाह करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट नीति, विवाह करने से क्या हुआ कि उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो गया, परिवर्तन हो गया, अधिक से अधिक लोग ईसाई में कन्वर्ट होने लगे और इनके साथ साथ काम भी करते थे, बताते रहते थे कि ईसाई धर्म में ये अच्छाई है। क्योंकि उस समय ऐसा था कि हिंदू में कई कुरीतियां हुआ करती थी, तो इनको परिवर्तन करने में बहुत सारा आसानी हो जाती थी। तो इससे क्या होता था कि ये अपनी नीतियों का विस्तार करते थे और महिलाओं के साथ विवाह करने के बाद ये वहां पर आसानी से रह सकते थे और कोई इनका विरोध भी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ही धर्म में इनका समावेश हो जाता था। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट नीति जो है वो यही है कि हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति किसने अपनाई, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने अपना क्रम आगे बढ़ाते हुए, चूंकि
अलग से देखें तो इन्होंने 1515 ईस्वी में मलक्का और कुर्मुस पर भी अधिकार कर लिया। पूछा जाता है कि अल्फांसो में सबसे इंपॉर्टेंट में किस किन चीजों पर अधिकार किया, तो ये दो हैं, मलक्का और कुर्मुस। कहाँ पर? इटली, इटली के क्षेत्र के पास हैं सब, ठीक। तो इन पर भी अधिकार कर लिया, ठीक। और इसी सन में क्या होता है, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु से पहले ये दो बड़े क्षेत्र मलक्का और कुर्मिस पर भी अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे कि गोवा को किसने जीता, इन्होंने ही। फिर उसके बाद नीतियाँ कौन सी अपनाई, वहाँ ब्लू वाटर की थी और यहाँ पर क्या थी, हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की थी, ठीक। आगे चलते हैं। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट, हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। इस चीज को याद रखेंगे, कोचीन प्रथम फैक्ट्री, ठीक। कब? 1508 ईस्वी में। तो पुर्तगालियों की सबसे प्रथम फैक्ट्री स्थापित की जाती कहाँ पर? कोचीन में, ठीक। कई बार आया हुआ प्रश्न है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर आगे आते हैं, सब क्रमशः चलाया जा रहा था कि उसके बाद 1529 में एक और व्यक्ति नया वायसराय पुर्तगाल के सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिनका नाम था नीनो द कुन्हा, ठीक। नीनो द कुन्हा, बड़ा अजीब नाम है, इस चीज को याद रख लेंगे कि ये जो है वायसराय कौन थे, तो नीनो द कुन्हा, इन्होंने पदभार संभाला पुर्तगाल की तरफ से और अपने साम्राज्य के विस्तार करने की कार्यनिधि को आगे बढ़ाया। क्योंकि इस समय तक इनके पास कोई बहुत बड़े शत्रु नहीं थे कि किसी से इनको युद्ध करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। इनका मोस्टली काम ये रह गया था कि कितने से अधिक ज़्यादा वहाँ की शासन व्यवस्था से सहमति पाकर ये अपने कारखानों को खोल सकें, ठीक। 1529 डेट को याद रखेंगे कि और मनी ये भी ध्यान रखेंगे कि इस समय तक भारत में किसका शासन समाप्त हो रहा था या क्या किसका शासन शुरू हो रहा था। इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे कि मुगल जो हैं वो अब भारत में आ चुके थे। तो जब ये वायसराय बने उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1531 में चाउल, 35 में दमन और 1534 में बेसिन पर कई कारखाने खुलवाए, ठीक। इन्होंने अपने वायसराय पद को संभालने के बाद जो है कई कारखाने खुलवाए, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, चाउल है, दीव है, दमन भी है 1559 का, 34 में बेसिन है, मसूलीपट्टनम है। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो सन बाई सन होते हैं, मैं इसको कभी नोट्स बना के दे दूंगा। फिलहाल अभी इतने को याद कर लें, ठीक। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न कई बार आते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ पर किस सन में कौन कौन से कारखाने खोले गए, ठीक, पुर्तगालियों के द्वारा। अभी बाकी और भी हैं लेकिन फिलहाल में पुर्तगाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इनके द्वारा जो है इतनी चीज़ें यहाँ पर खोली गई। और नीनो द कुन्हा कौन थे? वायसराय। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के शासनकाल में, मीन्स नीनो द कुन्हा के ही शासनकाल में क्या हुआ, 1530 में गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनी। समझ रहे हैं इस चीज को? मीन्स गोवा को जो है इन्होंने, देख रहे हैं 1530 गोवा को बता रहे हैं, और ये गोवा में जाते कब हैं? 1561 में। तो सबसे पहले आने वाले भी यूरोप के पुर्तगाली, और जाने सबसे देर में जाने वाले भी पुर्तगाली। 1961 को गोवा को आज़ाद कराया गया था, ठीक। तो 1530 में क्या किया था, गोवा को जो है वो नीनो दी कुन्हा ने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। कहाँ से इन्होंने कन्वर्ट लेके वापस किया था, तो कोचीन से, ठीक। इस चीज को याद रखेंगे कि गोवा राजधानी शिफ्ट हुई थी कहाँ से, कोचीन से लेकर के ये गोवा में आए थे 1530 में, और नीनो दी कुन्हा के द्वारा, ठीक। 1530 में एक और बड़ी घटना भारत में हुई उसी समय, कौन? बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु यानी कि मुगल शासन उस समय प्रारंभ हो चुका था, ठीक। क्योंकि मुगल शासन, अभी हम आधुनिक भारत पढ़ा रहे हैं, अगर कभी मध्य भारत पढ़ाएंगे तो उसमें जरूर बताएंगे कि मुगल शासन का क्या कैसा अस्तित्व रहा, किस प्रकार से काम किया गया। तो आप लोग भी जानते होंगे 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ बाबर के द्वारा, उसमें जीता गया। उसके बाद फिर माना जाता है कि मुगल सत्ता जो है भारत में स्थापित हो गई। तो जब गोवा राजधानी वहां बनाई गई तो
तो एक और बड़ी घटना भारत में क्या हुई कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे द्वारा फिर अगला कार्यभार संभाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन व्यवस्था सब कुछ सुदूर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी का उद्गम होता है तो उसका पतन भी होता ही होता है। ठीक, तो 1580 में कई कारण हैं पुर्तगालियों के पतन के। तो ये सब छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि जो स्पेन के राजा जो थे उनके साथ जो है पुर्तगालियों ने क्या किया, उनके साथ जुड़ गए, उनके साथ संबंध कर लिया और व्यापार की नीतियां अपनाई। लेकिन जैसे ही स्पेन परास्त हो गया उसी के साथ साथ पुर्तगालियों का भी पतन हो गया। देखिए, कोई एकमात्र ऐसा कारण नहीं था कि वो स्पेन के राजा के साथ जुड़ने की वजह से ही इनका पतन हो गया, और भी कई चीजें थी। क्योंकि समुद्र पर व्यापार करने के लिए सिर्फ पुर्तगाल ही ललायक नहीं था, अन्य और भी देश थे जो व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि धन अर्जन करना है भाई। उधर से आर्थिक चीजें इतनी ज्यादा बड़े स्तर पर हो चुकी थी कि हर एक देश चाहता था यूरोप का कि हम ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर सकें, और उसके लिए समुद्री ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और समुद्री ताकत बढ़ेगी तो दो देशों में युद्ध होना लाजमी है। ठीक, तो उधर से अंग्रेजों ने भी नीतियां प्रारंभ की, भारत आने लगे, उन्होंने व्यापार करने की पहल की। उन्होंने पढ़ा था कि हॉकिंस कब आए थे, जहांगीर के शासनकाल में कब क्या बात हुई थी। तो आपको पता है कि मुगल शासन थे और उस समय जहांगीर और अकबर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भी आना प्रारंभ कर दिया था, और साथ ही साथ डच जो है उन्होंने भी पुर्तगालियों को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया था। जैसे कि देखेंगे कि 1595 ईस्वी में डच जो है वो भारत में आना प्रारंभ करते हैं। ठीक, तो पुर्तगाल के लिए तो स्पेन के राजा के साथ जुड़ने के बाद स्पेन का पतन होता है, तो उसी के साथ साथ पुर्तगाल भी पतन की ओर बढ़ते हैं, और साथ ही साथ डच से उनका युद्ध भी होता है समुद्र में। तो पहले दक्षिण से परास्त होते हैं क्रमशः, ऐसे करते हुए बेदरा का एक युद्ध आता है जिसमें डच जो है वो पूरी तरीके से पुर्तगालियों को परास्त करते हैं, जिसके बाद पुर्तगाल का जो है वो अधिकार हट जाता है, या कहें तो सीमित तौर पर हट जाता है, और उसके बाद पूरा शासन व्यवस्था डचों के द्वारा संभाली जाती है भारत में। ठीक, तो हम अगले सेशन में ये देखेंगे कि डच जो भारत में आए और उन्होंने किस प्रकार से पुर्तगालियों को परास्त किया, कौन कौन सी युद्ध में उनको परास्त किया, जिसकी वजह से पुर्तगाली हार कर पीछे हट जाते हैं और फिर डच का शासन प्रारंभ होता है। ठीक, तो हमने देखा कि यूरोपीय आगमन में सबसे पहले पुर्तगाल आए, जो कि 1498 में वास्को डी गामा से शुरू होता है, और उसके बाद अब हम डच में आ गए हैं 1595। ठीक, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि डच ने कैसे कैसे करके पुर्तगालियों को परास्त किया और अपना अधिकार भारत में व्यापार करने के लिए जमा लिया। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।